जागरणजोश.com के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सोबान। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आज के करंट अफेयर से क्या कुछ सवाल बनाए जा सकते हैं, उनके सही जवाब क्या होंगे और उनसे रिलेटेड कुछ की फैक्ट्स के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। तो पहला सवाल है दोस्तों कि आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में किस बैंक का जो लाइसेंस था उसको रद्द कर दिया। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, महाराष्ट्र में स्थित है ये वसंत दादा नगरी सहकारी बैंक है, जिसका जो लाइसेंस है वो आरबीआई ने रद्द कर दिया है। तो आपको बता दें दोस्तों कि भारतीय रिजर्व बैंक ने महाराष्ट्र में जो वसंत दादा नगरी सहकारी का बैंक जो है उसका लाइसेंस उसको रद्द किया। इसके बाद अब बैंक अपनी जो कारोबारी गतिविधियां थी उसको संचालित नहीं कर सकेगा। हालांकि इस बैंक ने 99% ग्राहकों पर ज़्यादा असर नहीं होगा इस बैंक में और उन्हें पूरी रकम वापस मिलेगी। आरबीआई ने महाराष्ट्र के उस्मानाबाद स्थित बैंक का लाइसेंस रद्द करने की वजह उसका बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट की अनिवार्य शर्तों का पूरा करने में विफल रहना बताया है। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अमेरिका के नवनिर्वाचित जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडन, जिनको हाल ही में कुछ ही दिनों में जो है अब शपथ लेनी है, और तो आपको बताना है कि निम्न में से किसे उन्होंने CIA का निदेशक नियुक्त किया है। तो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, विलियम बर्न्स। तो अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडन ने विलियम बर्न्स को CIA का निदेशक नियुक्त किया है। विलियम बर्न्स ने मनमोहन सिंह के कार्यकाल में भारत अमेरिका के बीच परमाणु समझौते में अहम भूमिका काफ़ी निभाई थी। तो यहाँ पर ये आप नोट कर लें कि रूस और जॉर्डन के राजदूत रह चुके हैं। बर्न्स का विदेश मंत्रालय के साथ काम करने का 33 वर्षों का अनुभव है और वो रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक दोनों ही राष्ट्रपतियों के साथ काम कर चुके हैं। अब इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक सूचना आप सभी दोस्तों के लिए। हमारी वेबसाइट जागरणजोश.com पर अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आपको अपने ब्राउजर में टाइप करना है www.jagranjosh.com, जिसके बाद आपको हमारी वेबसाइट का होम पेज नजर आएगा। इसके बाद आपको करंट अफेयर्स के टैब पर जाना है। ड्रॉप डाउन में आपको मंथ वाइज करंट अफेयर्स मिल जाएंगे, जहां आप मंथ के हिसाब से करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। जब आप करंट अफेयर्स टैब पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से पेज नजर आएगा। अगर आप कैटेगरी वाइज करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी कैटेगरी चूज कर सकते हैं, जिसमें लेटेस्ट, नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी जैसी कैटेगरीज मौजूद हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। राष्ट्रीय युवा दिवस, नेशनल यूथ डे, निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? आप में से बहुत सारे दोस्तों को इसके बारे में जानकारी होगी। 12 जनवरी को ये दिन जो है, ये दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है पूरे देश में। तो हर साल ये 12 जनवरी को क्यों मनाया जाता है, इसके लिए एक वीडियो हमने बनाया हुआ है, लेकिन आपको हम यहाँ पर बता दें और कुछ लोगों को जानकारी होगी भी पहले से। इस दिन देश भर में जो बड़े ही धूमधाम से इसको मनाया जाता है और इस दिवस का उद्देश्य जो है वो ये है कि विवेकानंद जी की जो शिक्षाएँ हैं और उनके आदर्श हैं उनको भारतीय युवाओं के लिए रोल मॉडल के रूप में पेश किया जाए। और इस दिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है इसीलिए ताकि देश के जो युवा स्वामी विवेकानंद के जीवन, उनकी कार्यशैली, उनकी चेतना और आदर्श से प्रेरणा ले सकें। राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस को मनाने के लिए साल 1984 यानी कि 1984 से भारतीय सरकार द्वारा इसकी घोषणा करी गई और उसके बाद से ये हर साल 12 जनवरी को मनाया जाता है। विवेकानंद जी के जो जन्मदिन उसको जो है कहा जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस, वो उस दिन मनाया जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक वर्तमान में देश भर में पुलिस बल में कितने प्रतिशत महिलाएं हैं? एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये आपके लिए। इसका सही जवाब है 10.3% जो है वो वर्तमान में देश भर में जो पुलिस बल है उसमें इतने यानी कि 10.3% सिर्फ महिलाएं हैं। तो ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ये एक रिपोर्ट है। इसके अनुसार मैंने जो आपको यहाँ पर परसेंटेज बताया है 10.3% ये परसेंट बताया गया है। और ये जो है संख्या जो आप यहाँ पर देख सकते हैं वो संख्या पुलिस बल की है, जिसमें कि
ये जो संख्या है वो महिलाओं की संख्या है, यानी कुल जो पुलिस बल है वो 10.3% है कुल बल में से, मतलब महिलाएं का जो प्रतिशत है वो 10.3% है। राज्यों में बिहार पुलिस में महिलाओं जो है वो महिलाओं की जो संख्या है वो सबसे ज़्यादा है 25.3%। ये ओवरऑल जो नंबर है उसके हिसाब से यहाँ पर परसेंटेज बताई जा रही है कि जो बिहार में, जैसे मान लीजिए 10.3 मैंने आपको बताया कि ये पूरे इंडिया में है, तो जो महिलाओं की जो 10.3% में जो संख्या निकाली गई है, जो बिहार में जो प्रतिशत है वो सबसे ज़्यादा है, वो है 25.3%। तो इस 10.3% का 25.3% हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं यहाँ पर। बिहार के बाद किसका नंबर है? हिमाचल प्रदेश, जहाँ महिलाओं की जो हिस्सेदारी है वो 19.15% है। इसके बाद चंडीगढ़ की बात करें तो 18.78% और तमिलनाडु में 18.5%। तो बिहार में पुलिस बल में जो महिलाएं हैं वो सबसे ज़्यादा हैं। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। स्टार फुटबॉलर जो आप जानते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने फुटबॉल इतिहास में सबसे ज़्यादा गोल करने के मामले में निम्न में से जो किस पूर्व खिलाड़ी की बराबरी कर ली है? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, जोसेफ बेकॉन। ऐसा कारनामा जोसेफ बेकॉन ने पहले किया हुआ था और इस इतिहास में अब जो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो उनकी बराबरी पर आ गए हैं। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपने करियर में एक नया मुकाम हासिल कर लिया और फुटबॉल इतिहास में सबसे ज़्यादा गोल करने के मामले में उन्होंने जोसेफ बेकॉन के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। रोनाल्डो ने अब अपने करियर में कुल 759, जिसमें कि आप ये बात करें जो क्लब है और उनकी जो टीम है जिस देश के लिए खेलते हैं पुर्तगाल के लिए, उसको मिला करके 759 जो है वो गोल्स दागे हैं। तो इसको ध्यान में रखना है हमेशा, सिर्फ अपनी टीम यानी कि पोर्चुगल की जो टीम है उसके लिए ही नहीं, क्लब के लिए जिनके साथ भी खेलते हैं तो उसकी भी बात हो रही है। तो वहाँ पर भी जो कुल मिलाकर गोल किए हैं उन्होंने 759 गोल दागे हैं और बराबरी करी है जोसेफ बेकॉन की। और अब वह फुटबॉल इतिहास में सर्वाधिक गोल करने में सिर्फ एक गोल दूर हैं। एक गोल जैसे ही करते हैं वो सबसे ज़्यादा अपने करियर में इतिहास में गोल करने वाले वो खिलाड़ी बन जाएंगे। अभी उन्होंने बराबरी करी है जोसेफ बेकॉन की। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो सवाल ये है दोस्तों कि किस देश की सरकार ने हाल ही में कोविड-19 के मुकाबला जो है उसे करने के लिए भारत को 2113 करोड़ रुपए की ऋण सहायता प्रदान करने की घोषणा करी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जापान। तो जापान की सरकार ने हाल ही में फैसला लिया है कि कोविड-19 से जो मुकाबला किया जा रहा है उसमें भारत को ये राशि 2113 करोड़ रुपए की जो ऋण की सहायता है, लोन की सहायता है, वो प्रदान करने की घोषणा करी है। ये सहायता एक प्रकार का आधिकारिक विकास सहायता ऋण है और इसका उपयोग कोविड-19 के कारण प्रभावित गरीबों और कमज़ोर परिवारों को सामाजिक सहायता प्रदान करने में भारत के प्रयासों का समर्थन करने के लिए किया जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो अब आपसे जो हम सवाल पूछ रहे हैं उसमें आपको बताना है कि किस केंद्रीय मंत्री ने कोयला खदानों के संचालन के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की शुरुआत करी है? इसका सही जवाब है गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में इसकी शुरुआत करी है। और गृह मंत्री अमित शाह ने ये जो कोयला खदानों के संचालन के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की शुरुआत की और गृह मंत्री ने जो है ये बोला है कि मोदी सरकार लगातार कोयला क्षेत्र में पारदर्शिता लाने का काम कर रही है। केंद्रीय गृह मंत्री ने यह भी बोला है कि अब कोयले के क्षेत्र में सिर्फ बड़े ही नहीं बल्कि छोटे हिस्सेदार का भी सम्मान किया जा रहा है और पीएम मोदी का जो लक्ष्य है वो आत्मनिर्भर भारत का है और दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट युवा मेहनतकश मजदूर हमारे पास यानी कि भारत के पास है। तो अब वो सवाल दोस्तों जिसका जवाब हमने आपसे पिछले वीडियो में पूछा था और आप में से बहुत सारे दोस्तों ने इसका सही जवाब दिया। इसका जो सवाल था वो ये था कि किस देश की सेना ने स्वदेशी रूप से विकसित गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम फतेह-1 का सफल उड़ान परीक्षण पूरा किया? आप में से बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिया और सही जवाब है पाकिस्तान। तो पाकिस्तानी सेना ने ये सफलतापूर्वक स्वदेशी रूप से विकसित गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम फतेह-1 का सफल उड़ान परीक्षण पूरा किया है। फतेह-1 हथियार प्रणाली दुश्मन के इलाके पारंपरिक आयुध ले जाने में सक्षम है और पाकिस्तानी सेना के अनुसार फतेह-1 जो है वो हथियार प्रणाली 140 किलोमीटर की सीमा तक लक्ष्य को मार सकती है। अब एक सवाल आपके लिए जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर देना है। सवाल है केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित शहरी स्थानीय निकायों में सुधारों को लागू करने के मामले में आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाद कौन सा राज्य तीसरा राज्य बन गया है?
आपके ऑप्शंस हैं बिहार, पंजाब, तेलंगाना या फिर उत्तर प्रदेश। आप अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो दोस्तों तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और देखते रहें जागरणजोश.com।